आज का टारगेट है चैप्टर नंबर 10 तक। हो भी जाएगा इंशाल्लाह। और आगे हैं ही 10 10 15 15 मिनट के हैं। वो ज़्यादा टाइम लगाएं तो अपनी मर्जी से लगाऊंगा। अदरवाइज तो मेरे से ये तीनों चैप्टर वैसे रेगुलर क्लास में 1 घंटे से ज़्यादा, यानी कि पौने घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं पौने घंटे की क्लास पढ़ाता हूँ, आपको पता ही। मतलब क्लास घंटे की होती है, पढ़ाता मैं पौने घंटे को, बाकी तो हम पुराना रिपीट करते रहते हैं। ले मेरे अच्छे। चैप्टर नंबर 8, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कह लो इसको, या मेरे बच्चे दूसरा नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना मेरे बच्चों, ध्यान रखना। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कानून कहता है कि, अच्छा मेरे बच्चे, ये वैसे तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। बोला, एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है, उसमें कंसिडरेशन हो, उसमें बाकी मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी हो, जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये सारा एक तरीकाकार था। काम कहां से शुरू होता था? ऑफर से। मेरे बच्चे यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे खराब हो जाएंगे। हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नाम के साथ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट नाम लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मेरे बच्चे हम ये उस तरह नहीं बनाते जिस तरह हम सीख के आए हैं। एक ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो सर ये फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने? वो कहता कानून ने बनाया। किसने बनाया? ये कानून ने, हमने नहीं बनाया। ये हमारे दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के कौन बना रहा है? कानून। दो लोगों के दरमियान बंधन बांध दिया। किसने? सबकी मां ने, ओ सॉरी, कानून ने। और कल वो शादी हुई है ना इजमाई, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, दो लोगों के दरमियान बंधन बांध दिया। अच्छे काम भी कर रही है, सारी तरह के हैं, लेकिन उस्मान बाजार से तो अच्छी है, ये तो पक्की बात है। कोई बंदा ये कहे कि यहाँ पे करोड़ दर्जे उस्मान बाजार से ये खातून अच्छी है अपने सूबे के लिए, जो भी जिसमें है वो वजीर आला, उस बंदे की औकात ही नहीं थी। उसको कोई, अल्लाह माफ करे, कोई बंदा अपना चपरासी भी ना रखे। इमरान खान ने उसको अपना वजीर आला बना के रख दिया यहाँ पे करोड़ों की आबादी के ऊपर। ये बेशर्मी थी इमरान खान की। हैं? क्या था? नहीं नहीं, वो कोई और ही सुनने में आता है, वैसे कहना नहीं चाहिए, वो तवीज आ गई है कोई। नाम एंड से शुरू होता था, फलाना था फलाना था, पता नहीं क्या कुछ सुनने में आता। मतलब खुद सोचो, वो 2 3 महीने पहले ही बना था, इसमें आया था पीटीआई में। तो हर चीज ही नहीं था, पहले बनता था, लेकिन इसमें पीटीआई में पहली दफा ही आया था। सारे हैरान थे यार ये क्या है, लेकिन वो घर से हुक्म था इसको बनाना। इसमें और भी उनकी गोली मारो, हम सियासी बात नहीं करेंगे, करनी थी जितनी करनी। कई जुनूबी बिना वाले कहते सर हमारे उसका था यार, तुम अक्लमंद हो, तुम बन जाओ ना, उसको तो कम से कम ना बनाओ। खैर, देखो इतना ही काबिल है ना, शौकत खान को उसको बनाए चेयरमैन। शौकत खान में कोई ओहदा दे के देखे उसको। अगर एक बंदा एक इदारे का कोई ओहदा नहीं ना संभाल सकता, तो सूबे का कैसे संभाल सकता? हैरानगी तो ये होती है ना, ये दुख होता है। ले बड़े वापस आओ। दो पार्टीज के दरमियान बंधन बांध दिया, किसने बांधा है? कानून है। कानून कह रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये दोनों हराना है ना करें, कहता हाँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये बनता कैसे है? कानून ने क्यों बनाया इस कॉन्ट्रैक्ट को? कानून चाहता है, देखो कानून बनते ही लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है। तो कानून का मकसद ही लोगों को नुकसान से बचाना होता है। वो कहता है कि ये अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना बनाता दो पार्टीज के दरमियान, तो एक पार्टी का फायदा हो जाता, दूसरी का बिलावजह नुकसान हो जाता। तो एक पार्टी का बिलावजह फायदा हो जाता, इस वजह से मैं जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। कहते सर समझ नहीं आई। कहते मैं बताता हूँ, पहले पढ़ना शुरू करो, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए हैं। तो बेटा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये हैं कौन कौन से। सबसे पहले मेरे बच्चे है, इसको आगे जाते हैं अपने मेन पे। सबसे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। कहता है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में क्या, देखो लोगों की फलाह बहबूद कानून की यानी कि रियासत की जिम्मेदारी होती है। जो लोग बेचारे ऐसे लोग हों जो नहीं अपना ख्याल रख सकते, कोई और ख्याल रख रहा हो, तो रियासत कहती है ये तो तूने वो काम किया जो मेरी जिम्मेदारी थी। जैसे एग्जाम्पल, वो लोग जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कोई माइनर है, कोई अनसाउंड माइंड है, कोई डिस्क्वालीफाइड बेलाव है, यानी कोई जेल में बैठा हुआ, अज्यूम कर लो कोई बंदा जेल में बैठा हुआ, कोई जेल में बैठा हुआ। अब मेरे से वो कहता है कि ऐसे लोग, तो इनका क्या करना है? ये बेचारे शायद इनकी जिम्मेदारी, इनको इनकी कफालत करना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत हर जगह पे नहीं पहुंच सकती। यहाँ पे एक कानून बना दिया, रियासत कहती है अगर कोई बंदा, वो लोग जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, और जब इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कौन से दिमाग में आने चाहिए? माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड वाला। जो लोग इनकम्पिटेंट, ये ना हो कि बाहर का कोई सफीर आगे बैठा है, ये सप्लाई ऑफ नेसेसरी सप्लाई करने गए उनको,
मतलब ध्यान रखना है, ये है सिचुएशन के लिहाज से, इसलिए यहाँ पे जो एहतियातन में अल्फाज बोल रहा है ना, वो कौन से अल्फाज बोल रहा है, वो माइनर और अनसाउंड माइंड की बात कर, वो डिस्क्वालीफाइड वालों की बात ही नहीं कर रहा। उसने कहा कि ये ना माशाल्लाह डिप्लोमेट्स के पास पहुंचे हो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज लेके, हैं, इसलिए मेरे से ध्यान रखना। तो हाँ, जेल वाला बंदा जेन्युइन है, ये तो जेन्युइन है बंदा बेचारा, जो लोगों के आसरे की वो वेट कर रहा होता है, कोई मदद कर दे उसकी। अब ये 3 लोग हैं, कहता जो बंदा भी इनको सप्लाई ऑफ नेसेसरीज करेगा, जरूरियात जिंदगी सप्लाई करेगा, उस बंदे का हक है कि वो, अगर वो अल्लाह वास्ते नहीं कर रहा, अगर तो वॉलंटरीली कर रहा है, तो फिर हमने डिस्कस किया था वो चीज इनके लिए कंसिडरेशन बनेगी नहीं। लेकिन अगर वो वॉलंटरीली नहीं कर रहा, उसकी नीयत है पैसे लेने की इनसे, और वो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज करे, जरूरियात जिंदगी हो, ये ध्यान रखना है। अगर वो जरूरियात जिंदगी नहीं, तो फिर मेरे बच्चे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई बंदा इनको जरूरियात जिंदगी सप्लाई करे, तो कानून कहता है इनसे पैसे ले लो। लेकिन हमने कहा कि सर फिर ये लायबल होंगे पर्सनली, हमने तो पीछे पड़ते आ रहे हैं, ये लायबल नहीं होते। वो कहता है नहीं, पर्सनली तब भी ये लायबल नहीं होंगे जितनी ये जरूरियात जिंदगी इनको सप्लाई करेगा। अगर इनकी कोई जायदाद है, अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से रिकवर करना। अगर प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर तो सारी बात कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टी है, माइनर की, अनसाउंड माइंड की, या जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे ना, वो अगर कोई गार्डियन माइनर के बिहाफ पे कोई खर्चा करता है, तो उसको हक है कि गार्डियन क्या कर ले, उसकी माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर ले, वैसी उसमें करता है। लेकिन नेसेसरीज हो, जैसे उसने जुए के पैसे दे रहा था माइनर के, हमने मना किया था ना भाई, ये रिकवर करने का हक नहीं है। तो नेसेसरीज, आप अगर नेसेसरी में क्या था, रोटी कपड़ा मकान, अगर देखा जाए, और मान लो कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीसें, कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको लैपटॉप लेके दे दो, कोई इस तरह की कोई कन्वेंस का बंदोबस्त कर दो मुनासिब, ये ना हो कि उसको लैम्बोर्गिनी लेके दे रहे हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब वो कहता है कि मान लो कि सर्दियां आई, एक बंदे ने एक बच्चे को एक एक कोट लेके दिया है, उस पर सोने के बटन लगे हुए हैं डायमंड के, तो बताओ मेरे बच्चे, ये जरूरियात जिंदगी है? वो अब उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करना चाहता है, क्या उसको मिलेगा ना? जो जेन्युइन जरूरियात जिंदगी हो, ये पेपर में ध्यान रखना आपने। अगर कोई बंदा जरूरियात जिंदगी सप्लाई करे इनको, इनसे रिकवर कर लो, लेकिन रिकवर कहां से करोगे? इनकी प्रॉपर्टी में से। ये सिंपल असूल। अब मेरे बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया है? ये गवर्नमेंट ने बनाया, कानून ने बनाया। कानून कहता है इनसे मान लो कि आप इनको सप्लाई करो, इनकी प्रॉपर्टीज में ले देना, अगर ये नहीं देंगे प्रॉपर्टी में से, हम लेके देंगे। लेकिन प्रॉपर्टी हो इनकी, ये ना हो इनके पास हो ही कुछ नहीं, फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे। याद रखोगे मेरे बच्चों? तो किसी बच्चे पे खर्चा करो, आप उससे रिकवर कर लेना। अगर वो इनकार करे बाद में, फायदा लेने के बाद, और आपकी नीयत अल्लाह वास्ते सप्लाई करने की नहीं थी, तो आप क्या कर सकते हो? कानूनी कार्रवाई करके उससे रिकवर कर सकते हैं। मुश्किल तो नहीं, ले बेटा। उसके बाद कहता है कि रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। पहले तो समझो कि इंटरेस्टेड पर्सन होता कौन है। एक ऐसी सिचुएशन, ये नहीं क्या बोल रहा, मिस्टर ए, इसने कोई लायबिलिटी पे करनी है किसी मिस्टर बी की, पैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के देने हैं, ये डेटर है, ये क्रेडिटर है, लेकिन इस पेमेंट में इंटरेस्ट है किसी मिस्टर सी की। वो कैसे? अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट नहीं कर रहा, नुकसान मिस्टर सी का हो रहा है, इसको कहते हैं पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। देखिएगा, मान लो कि मिस्टर ए, इसकी एक दुकान है, वो जो दुकान है मेरे बच्चे, वो उसने रेंट पे दे रखी है मिस्टर सी को, ये मेरे बच्चे टेनेंट है, और ये उसका क्या है? लैंडलॉर्ड। लेकिन मिस्टर ए ने इस दुकान के ऊपर मान लो किसी बैंक से लोन लिया हो 1 मिलियन का, और बैंक का इस दुकान के ऊपर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया हो, और ये दुकान रेंट पे किसके पास है? मिस्टर सी के पास। अब मिस्टर सी उसको चला रहा है, उसकी अच्छी खासी रेप्यूट बनी हुई है। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए ने इस बैंक के पैसे नहीं दिए, और बैंक वाले इस दुकान को खाली करवाने पहुंच गए मिस्टर सी के पास। अब वो मेरे बच्चे, पेमेंट तो मिस्टर ए ने नहीं दी बैंक को, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मिस्टर सी का। अब कानून ने इजाजत दी है, उससे पूछने की जरूरत नहीं मिस्टर ए से, मिस्टर सी ये पेमेंट कर दे अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए। ये याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का नुकसान ना हो रहा हो, वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है। अगर किसी को नेकी करना चाहते हो, किसी की पेमेंट करके, किसी के दरमियान लड़ाई खत्म करवाना चाहते हो कि पेमेंट करके, या मान लो कि कोई नाम कमाना चाहते हो, मेरे बच्चे ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है। इसके लिए उस जो बंदा पेमेंट कर रहा हो, उसका वो पेमेंट ना करे, उसका नुकसान होना जरूरी है। याद रखोगे? जैसे इसका नुकसान हो रहा था, उसकी दुकान खाली करवा रहा था, नुकसान हो रहा है उसका। अब अगर वो मिस्टर सी मिस्टर बी को पेमेंट कर देता है बैंक को, तो वो मिस्टर ए से 1 मिलियन रिकवर कर सकता है। वो ये नहीं कहेगा तूने कौन सा मुझसे पूछ के किया है, कहता क्या पूछता, मेरी दुकान खाली करवा रहे थे। तो कानून मदद करेगा यहाँ पे। ये भी मेरे बच्चे क्या है? एक कॉज ए कॉन्ट्रैक्ट है।
पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब देखो आई कैप सिचुएशन कैसी बनाता है। आई कैप कहता है कि एक बंदा है, उसने अभी भी घर रेंट पे लिया है, वापडा वाले मीटर उतारने आ गए, क्योंकि जो मालिक था उसने बिल नहीं पे किया हुआ था पिछला, उसने वापडा को पेमेंट कर दी। क्या वो मालिक से पैसे ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन है। अब उसने कहा कि आप ये आपका घर है, साथ वाले घर की जो वापडा वाले हैं ना वो मीटर उतार रहे हैं, तो आपने, क्योंकि वो दोस्त का घर है, आपने वापडा वालों को पेमेंट कर दी, क्या उससे रिकवर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन अगली बात, साथ वाले घर में 2 यतीम बच्चे रहते हैं, उन्होंने बिजली का बिल पे नहीं किया और वापडा वाले उनका मीटर उतार रहे हैं, आपने उनकी पेमेंट कर दी, क्या उनसे रिकवर कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो? हाँ, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन में नहीं कर सकते, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में कर सकते हैं। फिर दोनों सिचुएशन बतानी है वहां पे, याद रखोगे मेरे बच्चों। वो कहता कि 2 लड़ रहे थे दोस्त आपस में, तीसरे ने, वो कहता क्यों लड़ रहे हो? कहता इसने पैसे देने, कहता पकड़, क्या उससे रिकवर कर सकता? नहीं, क्योंकि नुकसान थोड़ी हो रहा था, लड़ाई खत्म कराना कोई नुकसान। तो ये लाजमी याद रखना मेरे बच्चे। लो बेटा, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। लो बेटा, कहता कि अगर किसी बंदे को किसी की गुमी हुई चीज मिल जाए, मिस्टर ए, इसकी कोई चीज गुम हो गई और ये मिल गई मिस्टर बी को, मान लो इसकी गाय है, ये गुम हुई और किसको मिल गई? मिस्टर बी को। अब मैं मिस्टर बी यहां पे क्या कहलाएगा? फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स। अब यहां पे मेरे बच्चे आई कैप 3 सवाल पूछता है, कहेगा ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, एक बात। दूसरा कहेगा ये जो चीज उसको गुमी हुई मिली है, जब तक मालिक ना मिले ये चीज किसके पास रहेगी, रिटेन कौन करके रखेगा? तीसरी बात, ये बंदा इस जो इसको गुमी हुई चीज मिली है कब इसको सेल कर सकता है? 3 सवाल है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। गाय मिली उसको, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कहता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बेली। आप पेपर में ध्यान रखना, फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, कैसी है? बेली, बेली की तरह। और ये सारी बातें किताब वाली हो रही हैं, ये ना याद रखना कि सर ने अपनी तरफ से कोई बेली का लफ्ज बोल दिया। याद है ना कि बेलमेंट से ये लफ्ज बेली निकला। बेलमेंट क्या होता है? जब कोई बंदा किसी को कोई चीज देता है और वो चीज उसने वापस लेनी हो, उसको मेरे बच्चे जो दे रहा हो उसको बेलर कहते हैं, जिसको दी है वो चीज वो बेली है। अगरचे मिस्टर बी को ये चीज गुमी हुई मिली है, लेकिन कानून कहता है हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे मालिक ने ये चीज खुद इसको दी है। मालिक बेलर है और ये बेली है, इस चीज की ऐसे हिफाजत करेगा जैसे मालिक खुद इसको चीज देकर गया, इसकी हिफाजत करनी है। और ऐसे हिफाजत करनी है जैसे वो अपनी चीजों की हिफाजत कर रहा होगा। यार वो अलग बात है कि जो इसकी हिफाजत के ऊपर और जो मालिक को ढूंढने के ऊपर खर्चा होगा, वो खर्चा वो रिकवर कर सकता है मालिक से। ये भी ध्यान रखें। जो इस चीज के लिए, अब की चीज के लिए क्या, ये गाय है बीमार पड़ सकती है, इलाज करवा दें, है इसको खिलाए पिलाए, ये जितना खर्चा कर रहा होगा उससे रिकवर कर लेगा। जो मालिक को ढूंढने के ऊपर खर्चा हुआ वो भी रिकवर कर लेगा। उसके बाद अगर जैसे आई कैप ने सवाल दिया हुआ, कहता है एक बड़ी कोई, मान लो कि कोई डायमंड की चीज है कोई, या गोल्ड की कोई चीज है कोई, आपको मिल गया नेकलेस। उन्हीं दिनों में शहर में जो गोल्ड की चीजों की चोरी बहुत बढ़ गई थी, आपने उसके लिए क्या किया? स्पेशल एक कोई वो लॉकअप खरीदा है। तो ये जो खर्चा किया ये भी आप क्या कर सकते हैं? मालिक से रिकवर कर सकते हैं। याद रखोगे मेरे से। अब हुआ क्या, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की है? बेली की तरह। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपनी चीजों की हिफाजत करते हो, वैसे ही मेरे बच्चे इन चीजों की भी हिफाजत करनी है जो आपको गुमी हुई मिली है। अनदर इंपॉर्टेंट, रिटेन करके रखना। कहते हैं ये जो गुमी हुई चीज मिली है ये किसके पास रहेगी? जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है, जब तक मालिक ना मिल जाए। फाइंडर ऑफ गुड्स का राइट होता है उस चीज को अपने पास रिटेन करेंगे। अब देखो आई कैप का सवाल। आई कैप कहता है कि एक वो चल रहा था, फंक्शन हो रहा था किसी होटल में, सेरेमनी हो रही थी वहां पे। किसी मिस ए को मिल गया, चलो कोई कोई कह लो मिस एक्स है, उसको मिल गया एक नेकलेस। तो उसने मालिक वहां पता किया ये किसका, नहीं कोई मिला। उसने जाके जो होटल का मैनेजर था उसको दे दिया नेकलेस, ये लो भाई इसके मालिक तक पहुंचा देना। उसने कहा कि ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद वो खातून दोबारा गई उस होटल मैनेजर के पास, उसने जाके कहा कि वो मालिक मिल गया नेकलेस का। उसने कहा कि नहीं अभी ढूंढ रहे हैं। उसने कहा कि वो नेकलेस मुझे दे दो। वो कहता नहीं हमारे पास रहेगा। अब यहां पे वो कहता है कि अच्छा बताओ ये नेकलेस इनमें से सही कौन है, किसके पास रहेगा? पहले तो असूल बताएंगे, आंसर कैसे करना है। पहले सबसे पहले लॉ की परमिशन। लॉ क्या कहता है? जब तक ऑनर ना मिल जाए, और रिटेन रखने का हक किसका है? फाइंडर ऑफ गुड्स का। ये फाइंडर ऑफ गुड्स कौन था इस नेकलेस का? खातून। तो खातून के पास रहेगा। यार रखोगे। जैसे अक्सर मैं फिर यहां से बच्चे को कहता हूं ना
यहाँ पे किसी को अक्सर बच्चे मोबाइल भूल जाते हैं, मोबाइल भूल गए, आपको मिल गया, आपने आके कहा कि सर ये मोबाइल बच्चा भूल गया, मैंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं उसको दे दूंगा। आपने अगले दिन आके पूछा सर वो मिल गया, मैंने कहा कि नहीं, आपने कहा कि सर वो मोबाइल मुझे दो। अब बताओ मोबाइल मेरे पास रहेगा या आपके पास? अब बच्चे कहते हैं यार सर से कैसे लेंगे, ये तो सर ही सही है, ये तो सर के पास ही रहना चाहिए। बंदे बनो, कानून दिमाग में रखना है, जब तक मालिक ना मिल जाए किसके पास चीजें रहेंगी? फाइंड आउट गुड्स के पास। तो दूसरा सवाल। तीसरा, कब फाइंड आउट गुड्स चीजों को सेल कर सकता है? अगर तो चीजें पेरिशेबल नेचर की, गाय पेरिशेबल नेचर की है ना? अच्छा नहीं, गाय गले सड़ेगी नहीं? नहीं। अगर तो चीज पेरिशेबल नेचर की ना हो तो फिर नहीं बेचेंगे, सारी बात। एक कंडीशन, या चलो मान लो पेरिशेबल नेचर की ना हो जाए, लेकिन मालिक को ढूंढने के ऊपर अगर 2/3 तक कॉस्ट चली है, जो चीज मिली है उसकी वैल्यू का 2/3 तक आपका खर्चा हो जाए मालिक को ढूंढने के ऊपर, तब भी बेच दो। अब वो पेपर में वैल्यू देगा उस चीज की। गाय है, उसकी वैल्यू है मान लो 2 लाख रुपए, अगरचे इतने की नहीं मिलती लेकिन फिर भी, तो कोई किसान सुन रहा होगा क्या कहला है लाल साहब ले आगे दो, मैंने 2 लाख दी, इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो गाय की मान लो कि कीमत क्या है, 2 लाख, इससे सस्ती मिल जाती है, लेकिन वो गाय गाय ही होती है। हम गाय की बात कर रहे हैं, ना कि वो जो जो कसाई बेचारे बीमार गाय खरीद के हलाल करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। 2/3 निकालो इसका, तो जो भी वो बनेगा, अगर खर्चा उसको मालिक को ढूंढने पे जहां तक पहुंच गया है, तो वहां पे कहते हैं मजीद खर्चा ना करो, इसको बेच दो, अपना खर्चा रिकवर करो। अगर उसके बाद जो बच गया है वो जब मालिक मिले उसको दे दें। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये फाइंड आउट कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये फाइंड आउट कोर्स है। इसमें 3 चीजें मेरे बच्चों मैंने आपको बताई। एक, यहां तक ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो एक लाइन है जो सबसे ज्यादा आई कैप को पसंद है। Until the true owner is found, finder of good has the right to retain the possession of the goods. ये दूसरा सवाल, ये पहला, और ये तीसरा, कब वो चीजों को बेच सकते हैं? 2/3 तक खर्चा पहुंचे, वैल्यू गुड्स का या पेरिशेबल नेचर की हो। तो बेटा पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को गलती से पेमेंट कर देते हो आपको पेमेंट वापस मिलनी चाहिए, ऐसे ही ना मेरे बच्चों। मान लो कि आपने आपने सीएफई को 5,000 देना था, आपने सीएफई को 5,000 दिया और घर वालों ने गलती से सीएफई के अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर कर दिया आपकी फीस का, ये गलती से ट्रांसफर हुआ है, पेमेंट तो पहले होगी थी। अब ये पेमेंट सीएफई ने क्या करनी है? वापस करनी है। तो किसी को कोई बाई मिस्टेक होता है, बात का हम किसी को 200 रुपए की पेमेंट करनी है, 500 का नोट दे दिया, 300 वापस नहीं लिया आपने, बाई मिस्टेक दिया उसको, वो बंदा वापस देगा। या अंडर कॉर्जन अगर किसी ने पेमेंट ले लिया, याद है मैंने बताया था, है? जैसे ये होटल वाला था, ये उसने उससे कहा कि टिप दे, उसने टिप नहीं दी, तो उसने उसका कहा कि ठीक है फिर बैग भी नहीं मिलेगा, उसने उसको टिप दे दी, अब उसका हक है उसको वो वापस ले। क्यों? ये पेमेंट कैसे ली थी उसे वेटर ने? अंडर कॉर्जन। याद है कि नहीं? पक्की बात। लो बेटा चैप्टर नंबर 9 है। वो किधर गया? अच्छा ऊपर को छोड़ा है। हाँ हाँ ठीक हो गया, ठीक है। डेवलप पेमेंट पर्सन पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट एक्ट, भाई सादी सी बात है, इसमें तो कोई रौला ही नहीं। कहता कि जब कोई बंदा आपके लिए कोई काम कर रहा हो और उस बंदे की नीयत अल्लाह वास्ते करने की ना हो, तो सारी बात आप उसको पे करेंगे। एक्चुअली ये कौन सा है जो जिन्होंने रेगुलर पढ़ा कोई बताए? ये यहाँ पे कौन सी चीजें आनी है, कोई बताएगा? हाँ, काश आप इसका नाम बता देते, लेकिन आपने सही बताया। जितने इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। जितने इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हैं एक्चुअली उनकी बात कर रहे हैं। खुद सोचो, वो जो शू शाइनर सामने आगे खड़ा था, आपने उसके सामने जूता कर दिया, आपको लग रहा है अल्लाह से जूते पॉलिश कर रहा हो? पे करो, उसकी नॉन ग्रेजुएटर्स एक्ट है, ग्रेजुएटर सॉरी है, आप क्या करोगे? उसको पे करोगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आज जा रहे हो और रास्ते में कोई चीजें बांट रहा है, आप उसको पे करोगे? नहीं, उसका ग्रेजुएटर्स एक्ट है। अगर आप रास्ते में जा रहे थे, रक्शे वाला पास से गुजरा, कह रहा सब बैठ जाओ, आप बैठ जाते हो, आपको लग रहा है अल्लाह से चला रहा है रक्षा? नहीं, पे करोगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो याद रखना है, ये जितने इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हैं ये सारे इसमें कवर होंगे। वो कुली सामान उठा के लेके जा रहा है, अल्लाह वहां से उठा रहा, पे करोगे कि नहीं? ये उसका कौन सा एक्ट है? एम्प्लॉयड तो है, नॉन ग्रेजुएटर्स। ये जो सामने होटल होटल है वहां पे जाके खाना खाते हो, उसको ऑर्डर करते हो ये खाना दे दो, वो दे देता है, ये अल्लाह वास्ते तो नहीं बैठा हुआ। तो जो बंदा यहाँ पे नॉन ग्रेजुएटर्स एक्ट परफॉर्म कर रहा है
मैंने आपको कहा था ना, एक तो वो आपने किसी को लिफ्ट के लिए कहा, वो रुक गया, आप बैठ गए, तो मेरे चाहिए उसका कॉन्सेप्ट है ग्रेजुएटस, लिफ्ट दे दी, लेकिन मैंने कहा कि अगर मान लो आप देखा कि उसके हेलमेट पहना हुआ बाकी है, पक्की बात है मेरे से, इसका कॉन्सेप्ट है नॉन ग्रेजुएटस, उसको तो पता कस्टमर मिल गया भाई, याद रखोगे इस बात को। तो ये सिंपल सी बात मेरे बच्चे। लो भाई आ गई जी गल, कहना सर अगर फाइंडर को ऑनर ना मिले और वो पुलिस लॉ के हवाले कर दे उस चीज को, और कुछ टाइम बाद वो पुलिस से पूछे कि ऑनर मिला कि नहीं, तो क्या फाइंडर कह सकता है मुझे वापस कर दें? बेटा देखो, वो है रियासत, जब आपने चीज रियासत के हवाले कर दी हो ना, तो जाहिर बात है फिर आपको क्या मिलेगा। लेकिन आपने पेपर में आंसर देना है जो पड़ा है यहां पे, चाहे आपने शहबाज शरीफ को चीज दे दी हो, किताब में जो आंसर दोगे मेरे बच्चे वहां पे सिचुएशन में कहना कि जब तक मालिक ना मिल जाए, वहां पे ये नहीं कहा हुआ पुलिस वाला मिल जाए, है जरदारी मिल जाए, उसने कहा कि जब तक मालिक ना मिल जाए चीज आपके पास रहेगी, इसके अलावा आपके सिलेबस में कोई और बात नहीं है। अगर उसने सवाल दे दिया इस तरह का, आप वही प्रोविजन बता के यही आंसर लिखो, क्या रखोगे, चाहे पुलिस वालों को भी दे दिया आपने, नहीं ना समझ आई? हाँ, आगे बोला है ना मामला, प्रैक्टिकली जो है वो सारा कुछ है, फिलहाल हम कानून की बात कर रहे हैं यहाँ। मिले ना मिले वाला पे। मलिक साहब समझ आ रही है? आपने आंसर कैसे करना है? अगर हम प्रैक्टिकल ना जाओ, उसको किताब के लिहाज से सोचते हैं वहां पे आप। तो भैया ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, अब आओ अगले चैप्टर। बेटा मिलती है प्रीवियस लेक्चर, सारे यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। पहले लेक्चर में जरा थोड़ा सा पहले दिन वाले में कमी हुई, वो हमें नहीं पता चला, ये शहजादा बंदा हमारा मासूम, इसने वो वाईफाई पे चला दिया, वाईफाई पे जरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होता है, तो वो जरा आड़ आड़ के वो वीडियो जरा थोड़ी सी वो होगी जो साइड पे थोड़ी सी चल रही होती है, लेकिन फिर भी अब आवाज़ और वीडियो आपस में मैच ना करने थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी होता नहीं, लेकिन वो अब ये जब देखोगे ये अच्छा खासा हैवी नेट होता है हमारा, 100 MB जो भी मेरा ख्याल है ये उसका कनेक्शन है, इसलिए होता नहीं, लेकिन बहरहाल वो जो होगा। बेटा CFE ही है मेरा ख्याल है, लिंक ग्रुप में अगर ज्वाइन किया हो तो उसमें लिंक दिया हुआ है ऊपर, नहीं तो अभी वो दोबारा शेयर कर देगा। चलो भाई वापस आओ, हमारे पास है कोई 40 मिनट, और डू चैप्टर है, डू लो भैया। चैप्टर नंबर 9, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें और एक पार्टी क्या कर दे, एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, इनकार कर दे, भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, इसके लफ्ज क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है? उसको ब्रीच कर दिया है। लेकिन अगर दोनों मिलकर तोड़े उसको क्या बोलेंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से तोड़ा, क्योंकि रेसिजन एक तो म्यूचुअल कंसेंट से भी होती है, ये भी रेसिजन ही है वैसे, यहाँ पे कैंसिल कर दिया उसने, लेकिन वन साइडेड, इसलिए वहां पे लिखा हुआ था म्यूचुअली एग्री करके अगर रेसिजन हो। अगर अकेला वन साइडेड इनोवेशन कर दे वो भी अलाउ नहीं है, वन साइडेड अल्ट्रेशन हो जाए वो भी अलाउ नहीं है, इसलिए वहां पे ये अल्फाज क्या थे? म्यूचुअली। तो खैर, तो अगर कोई बंदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मेरे बच्चे? यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज कॉस्ट बाय ब्रीच। एक तो मेरे बच्चे अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला है मजलूम पार्टी को डैमेजेस पे करे। डैमेजेस पहले पहले अच्छा पहले हम एक मैं चीज बता दूं, अगर कोई बंदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है